अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सैयद मोहम्मद अली और इस लेक्चर में हम अपने चैप्टर होलोज़ोइक न्यूट्रिशन के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तो नंबर 1 एमसीक्यूज़ है द प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन एनर्जी टू मेंटेन द फंक्शन ऑफ लाइफ टू बिल्ड द मैटर एंड मेंटेन देयर स्ट्रक्चर्स इज़। ये न्यूट्रिशन की डेफिनेशन है, तो इसका आंसर जो है वो सी है, विच इज़ न्यूट्रिशन। एमसीक्यूज नंबर 2 है द मेन न्यूट्रिएंट्स फॉर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्योंकि ये जो है वो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर विच फॉर्म्स ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। फिर उसके बाद एमसीक्यू नंबर 3 है ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम द न्यू मटेरियल आर कॉल्ड। यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं उनको ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। फिर उसके बाद है ऑल प्लांट्स एंड एल्गी आर फोटोट्रॉफिक। इसका मतलब ये है कि तमाम एल्गी और प्लांट्स अपना फूड लाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस जो ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं उनको कहते हैं फोटोट्रॉफिक। फिर उसके बाद नंबर 5 है फोटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैव द एबिलिटी टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी into food energy, light energy into chemical energy and food energy into electrical energy। तो इसका आंसर सी इसलिए दिया है कि फोटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके अंदर एक लाइट कैप्चरिंग मॉलिक्यूल है जिसको कहते हैं क्लोरोफिल। इस क्लोरोफिल का काम यह है कि ये सोलर एनर्जी को फूड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसका जो डिटेल्ड प्रोसेस है वो हम चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे जिसका नाम है बायो एनर्जेटिक्स। फिर उसके बाद नंबर 6 है इन बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस इज डिफरेंट फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स बिकॉज बैक्टीरिया ग्रो इन डैश स्प्रिंग। बैक्टीरिया के अंदर जो है वो फोटोसिंथेसिस प्लांट से डिफरेंट इसलिए है क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करता है बनिस्बत वाटर के। तो हाइड्रोजन सल्फाइड को इसलिए यूज़ करता है क्योंकि वो सल्फ़र स्प्रिंग में रहता है। ठीक है। नंबर 7 जो ब्लैंक है ये बैक्टीरिया चैप्टर से है जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। और नंबर 8 में है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोबियम क्लोरोफिल। ये भी एमसीक्यू जो है इस चैप्टर से रिलेटेड है नहीं, वैसे है तो आसान सा ही एमसीक्यू कि बैक्टीरिया के अंदर जो क्लोरोफिल पाया जाता है उसको क्लोरोबियम क्लोरोफिल कहते हैं। फिर उसके बाद बैक्टीरिया के अंदर जो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है वो नंबर सी पे मार्क करी हुई है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड मेक्स कार्बोहाइड्रेट विच इज़ ग्लूकोज वाटर एंड रिलीजेस सल्फर एज अ बाई प्रोडक्ट। फिर उसके बाद कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स आर मेनली फंजाई वायरस पैरासाइट्स बैक्टीरिया हायर प्लांट्स। कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स का मतलब ये है कि ये ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल्स से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। तो इसमें हमने लेक्चर में डिस्कस किया था कि इसके मेन जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बैक्टीरिया हैं। फिर उसके बाद नंबर 11 पे अगर हम बात करें तो लाइट इज़ यूज्ड एज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इन। वही बात है, रिपीटेड एमसीक्यू है, फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फिर उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मॉडर्न फर्टिलाइजर्स आर नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम। NPK फर्टिलाइज़र कहते हैं जिसमें 5% नाइट्रोजन होता है, 10% आई थिंक फॉस्फोरस होता है और 5% पोटेशियम होता है। ये ओल्ड बुक से MCQ है। फिर उसके बाद element present as an essential constituent of protein nucleotides nucleic acid is नाइट्रोजन। प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है जो मैंने डीअमाइनेशन में आपको पढ़ा है लास्ट लेक्चर में कि नाइट्रोजन एक कंपाउंड है, नाइट्रोजन एक ग्रुप है अमाइनो एसिड का जिसको लिवर रिमूव करता है। तो अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, तो अल्टीमेटली प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन है। फिर उसके बाद न्यूक्लियोटाइड जो कि DNA है उसके अंदर भी नाइट्रोजनस बेसेस प्रेजेंट होती हैं।
जिसकी वजह से इसका आंसर ई दिया हुआ है। फिर उसके बाद नंबर 14 इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, 15 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 17 वैसे रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन ये एक आसान सा एमसीक्यू है, इसको समझ लेते हैं कि स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग, यानी कि लीफ के अंदर जो स्टोमेटा होता है वो ओपन और क्लोज किसकी वजह से होता है, कौन रेगुलेट करता है? तो पोटेशियम आयंस जो हैं वो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं। इसका डिटेल टॉपिक हम जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे गैसियस एक्सचेंज उसमें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एलिमेंट्स एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, ये किंगडम प्लांटी में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अगला एमसीक्यू भी रिलेटेड नहीं है, फिर 20 भी नहीं है, 21 भी नहीं है, 22 आप कह सकते हैं कि रिलेटेड है, ये मैंने पढ़ाया है पहले लेक्चर में। पैरासाइट्स विच डिपेंड अपॉन द डेड और रॉटन ऑर्गेनिक रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। अगर इसमें डेट्रिटिवोर्स लिखा होता तो हम उसको करेक्ट करते। चूँकि इसमें डेट्रिटिवोर्स प्रेजेंट नहीं है तो हमने ऑप्शन नंबर सी जो कि सैप्रोफाइट्स है उसको सेलेक्ट किया। नंबर 23 भी जो है वो रिलेटेड नहीं है इस चैप्टर से। पहले असल में ये था कि जो कार्निवोरस प्लांट्स और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का जो टॉपिक है वो न्यूट्रिशन चैप्टर जो कि ओल्ड बुक में था उसी में इंक्लूडेड था, लेकिन अब किंगडम प्लांटी में ये टॉपिक को जो है वो रख दिया है और न्यूट्रिशन को ओनली होलोजोइक न्यूट्रिशन को जो है वो बना दिया है, ताकि उसमें सिर्फ हम ह्यूमन और एलिमेंट्री कैनाल ही को डिस्कस करें। तो इस तरह के जितने भी एमसीक्यू हैं न्यूट्रिशन चैप्टर से रिलेटेड वो अब किंगडम प्लांटी से रिलेटेड है। फिर उसके बाद ये सारे वही एमसीक्यूज़ हैं किंगडम प्लांटी से रिलेटेड। फिर उसके बाद ये नंबर 29, सम एनिमल्स फीड अपॉन फ्रेगमेंट्स ऑफ डिकम्पोजिंग मटेरियल एंड कंट्रीब्यूट टू द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन, दे आर कॉल्ड डेट्रिटिवोर्स। डेट्रिटिवोर्स जो हैं ये डिकम्पोजिंग मटेरियल जो कि सैप्रोफाइट्स डिकम्पोज कर रहे होते हैं, सही है, उसके बाद ये लोग आते हैं और डिकम्पोजिंग के प्रोसेस को फर्दर आगे बढ़ाते हैं और उसमें फर्दर अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। इन एनिमल्स को कहते हैं डेट्रिटिवोर्स। फिर उसके बाद डेट्रिटिवोर्स की एग्जांपल मैंने आपको बताई थी अर्थवॉर्म। फिर उसके बाद फिल्टर फीडर्स का मैंने आपको बताया था कि वो जो लिक्विड फॉर्म में अपना न्यूट्रिशन जो है वो लेते हैं, उनको स्पंजेस कहते हैं, उनकी एग्जांपल स्पंजेस है। फिर उसके बाद होलोजोइक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन दी हुई है और एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन दी हुई है। द यूटिलाइजेशन नंबर 34 देखें, द यूटिलाइजेशन ऑफ द एब्जॉर्ब्ड फूड मॉलिक्यूल्स बाय द बॉडी टू प्रोवाइड एनर्जी और मटेरियल्स फॉर टिश्यू बिल्डिंग। टू प्रोवाइड एनर्जी ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ये एसिमिलेशन के लिए हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब फूड, ठीक है। तो द यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब फूड टू प्रोवाइड एनर्जी इज कॉल्ड एसिमिलेशन विच इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। फिर नंबर 35 भी जो है वो नहीं है हमारे सिलेबस में। फिर तो अभी जो हमने एमसीक्यूज़ किए थे वो काफ़ी इजी लेवल पे थे। अब मैंने दूसरी किताब जो कि IB ग्रेड्स की है उससे एमसीक्यूज़ सॉल्व करवाने का सोचा। तो न्यूट्रिशन चैप्टर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ हैं, सॉल्व करते हैं। नंबर 1 पे है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स अकर्स इन द स्टमक, बिगनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, लेटर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, कोलोन और रेक्टम। इसका आंसर सी इसलिए है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एब्जॉर्प्शन सेंटर तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन वहाँ होती है जहाँ पर विलाई प्रेजेंट होते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट हैं ईलियम में, और ईलियम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे ज़्यादा आखिरी जो है वो पार्ट है। ईलियम के बाद लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद नंबर 2 पे है गैस्ट्रिक एंजाइम वर्क बेस्ट इन एन एनवायरनमेंट विद अ pH ऑफ, स्टमक में HCl की pH थी 2, 1.5 टू 2.5 ऑन एवरेज 2। तो इसी वजह से गैस्ट्रिक एंजाइम्स जो हैं वो
pH 2 के अंदर सबसे ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। और इंटेस्टाइनल एंजाइम जो हैं वो बेसिक pH के अंदर काम करते हैं, जो कि pH है 8 की। फिर उसके बाद लैक्टियल इज़ फाउंड इन द villi, the absorption of lacteal is found in the dash and is involved with dash। लैक्टियल जो है ये मैंने आपको बताया था कि ये विलाय में प्रेजेंट है, और लैक्टियल का काम ये है कि ये फैटी एसिड को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि फैटी एसिड जो है वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाते, ये पहले जाते हैं लैक्टियल में, फिर उसके बाद आते हैं ये लिवर के अंदर, और फिर उसके बाद ये एब्जॉर्ब होते हैं फाइनली। फिर उसके बाद सलाइवा इन आवर बॉडी इज़ इन्वॉल्व्ड इन ऑल ऑफ द फंक्शंस एक्सेप्ट। सलाइवा जो है वो मैकेनिकल डाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि इसमें टीथ इन्वॉल्व हैं। फिर उसके बाद है फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ फूड टू बी डाइजेस्टेड इन आवर डाइजेस्टिव ट्रैक इज़। तो फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ फूड जो कि डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी में वो है कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि स्टार्च जो है वो माल्टोज में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ सिलिवरी अमाइलेज, जो कि हमारे माउथ में प्रेजेंट है। फिर उसके बाद ओनली सिक्रीशन दैट कंटेन्स एंजाइम फॉर डाइजेशन ऑफ ऑल 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो वो सिक्रीशन जो है जिसमें तमाम ही कंपोनेंट्स ऑफ फूड के लिए एंजाइम मौजूद है, ऐसी सिक्रीशन को कह रहे हैं पैनक्रियाटिक जूस। फिर उसके बाद है लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ इलियम, और स्मॉलेस्ट जो है वो ड्यूडेनम, और मिडिल पार्ट जो है वो है जेजुनम। फिर फंक्शन ऑफ विलस इज़ टू इंक्रीज़ द सरफेस एरिया, ये मैंने आपको लेक्चर के दौरान ही बता दिया था। फिर उसके बाद है इट स्टिम्युलेट्स द प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ सिक्रीटिन। HCl जो है ये एक स्टिम्युलस है कि अब सिक्रीटिन जो है वो रिलीज़ हो, और सिक्रीटिन का काम यह है कि वो गैस्ट्रिन जो कि स्टमक का हार्मोन है, जो कि फर्दर जो है गैस्ट्रिक जूसेस को रिलीज़ कर रहा है, वो बंद हो, और गैस्ट्रिन जो है उसकी प्रोडक्शन को इनहिबिट करना और इंटेस्टाइनल जो है वो एक्टिविटी को प्रमोट करना, ये काम है सिक्रीटिन का। तो सिक्रीटिन को पता कैसे चलता है, वो इस वजह से पता चलता है कि HCl जो कि फूड के साथ आ रहा होता है, स्टमक के फूड के साथ आ रहा होता है, जिसको काइम कहते हैं। फिर उसके बाद hepatic and pancreatic secretion are also stimulated by a hormone in the intestinal mucosa. The hormone is, तो वही बात पिछली ब्लैंक की, सिक्रीटिन वो हार्मोन है जो कि इन तमाम एंजाइम को, इन तमाम सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। और अगला MCQ रट्टे का है, इसको आप देख लें कि 2.4 मीटर इन लेंथ है, और 2/5 ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन से कंप्राइज करता है, और 3/5 जो है वो इलियम कंप्राइज करता है, ये ऊपर लिखा है। फिर उसके बाद है दी इलनेस विच लार्जली इफ़ेक्ट्स गर्ल्स जस्ट आफ्टर, टीनेज गर्ल्स को जो इफ़ेक्ट करती है इलनेस वो है एनारोक्सिया नर्वोसा। और मेस्टिकेशन जो कैरीड आउट होती है वो है टीथ, टंग, स्मूथ मसल। ऑल ऑफ दीज हमने इसलिए लिखा है, इसका अगर हम बेस्ट आंसर देखें तो A और B होना चाहिए, A एंड B बोथ, लेकिन इसमें ऑल ऑफ दिस इसलिए लिखा है कि हमारी जो सिक्रीशन मिक्स होती हैं ना, वो माउथ में तो होती हैं, लेकिन साथ में स्टमक में भी मिक्स होती हैं, और स्टमक के अंदर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। इसकी वजह से इसका जो आंसर है वो D दिया है। और फिर 58 रिपीट है। फिर उसके बाद द मसल्स ऑफ द स्टमक वॉल्स थ्रू विच the muscles of stomach walls thoroughly mix up the food with gastric juices and resulting semi-solid semi-liquid material called chyme। स्टमक से जो फूड निकलता है उसको काइम कहते हैं, माउथ से जो निकलता है उसको बोलस कहते हैं, स्टमक से जो निकलता है उसको काइम कहते हैं, इंटेस्टाइन से जो फूड आगे प्रोसेस होता है उसको काइल कहते हैं। फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एक बैक्टीरिया होता है जिसको कहते हैं एस्क्रिचिया कोलाई, और ये सिंथेसाइज करता है विटामिन K को, और ये बैक्टीरिया की फैमिली सिम्बियोटिक बैक्टीरिया से बिलोंग करता है। फिर उसके बाद व्हाट हैपेंस इफ़ एक्सेस ग्लूकोज इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। एक्सेस ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, ये मैंने लेक्चर नंबर 5 में बताया आपको। फिर उसके बाद इफ़ पैनक्रियाज इज रिमूव्ड द कंपाउंड विच रिमेन अनडाइजेस्टेड। जैसा कि ऊपर हमने देखा
कि वो कौन सी सिक्रीशन है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा, जिसके अंदर तमाम जो है वो फूड कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम मौजूद हैं। वो है पेनक्रियाज की सिक्रीशन, जिसको पेनक्रियाटिक जूस कह रहे हैं। तो अगर ये पेनक्रियाज ही ना हो तो ये तमाम 3 चीज़ें जो हैं वो डाइजेस्ट कैसे होंगी। फिर उसके बाद पेनक्रियाटिक ज़ाइमोजिन आर ओनली एक्टिवेटेड व्हेन दे आर रीच्ड एट स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी सही है। और 64 फेडरल का एमसीक्यू है, लेकिन आप ये रट्टा लगा लें। द नोड्यूल्स ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू, ये लिम्फेटिक सिस्टम में पढ़ाऊँगा आपको मैं ट्रांसपोर्ट में। लेकिन अभी आप ये याद कर लें कि इंटेस्टाइन से रिलेटेड जो लिम्फॉइड टिश्यू है उसका नाम है पेयर्स पैचेस। फिर उसके बाद सिलिवरी अमाइलेज एक्सॉन स्टार्च, ये भी ठीक है। ट्रिप्सिनोजिन जो इनएक्टिव फॉर्म में है वो एक्टिवेट होता है विद द हेल्प ऑफ एंटीरोकाइनेस। फिर उसके बाद हेपेटिक एंड पेनक्रियाटिक सिक्रीशन, ये भी, ये तो रिपीट है पेज ये वाला। फिर उसके बाद रेक्टम इज़ द टर्मिनल पार्ट ऑफ हाइंडगट, ये इंक्लूड नहीं है। ये कॉकरोच की डाइजेशन से रिलेटेड है। और डैश इज़ द साइट ऑफ डाइजेशन इन डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि सभी में डाइजेशन हो रही है किसी ना किसी तरीके से। और ओपनिंग ऑफ विंड पाइप इज क्लोज बाय एपिग्लोटिस, ये माउथ में पड़ा था। फूड मूव्ड अलोंग द कैविटी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल बाय पेरिस्टालसिस। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो सिक्रीट होता है ऑक्जेंटिक सेल से। पेप्सिनोजेन जो है वो पैराइटल सेल से। बाकी अगर हम देखें तो 50 एमसीक्यू अगर आप देखें, जिसमें बताएंगे प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन बिटवीन इलियम एंड कोलॉन। इलियम एंड कोलॉन के बीच में जो पार्ट प्रेजेंट है उसको सीकम कहते हैं, और सीकम के अंदर जो है वो है अपेंडिक्स। फिर नंबर 51 किंगडम प्लांटी का है दोबारा से। 52 भी, 53 जो है वो भी कॉकरोच से रिलेटेड है। फिर उसके बाद ये भी रिपीट है। हाँ, अब सेल्स दैट लोअर पीएच ऑफ स्टमक, यानी कि जो स्टमक को एसिडिक बनाते हैं, एसिड रिलीज करते हैं, वो पैराइटल सेल्स हैं जिनको ऑक्जेंटिक सेल्स भी कहते हैं। और विच इज़ ट्रू अबाउट पेप्सिन, पेप्सिन जो है वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रिलीज होता है। बॉट्यूलिज्म इज़ अ सीवियर फॉर्म ऑफ फूड पॉइजनिंग, इफ नम्स के लिए एमसीक्यू है। फिर उसके बाद दोबारा रट्टे का सवाल आ गया जो कि रिपीट हो गया फिर से। फिर उसके बाद है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज कोलॉन, जो कि 3 पार्ट से मुश्तमिल है, असेंडिंग, डिसेंडिंग और ट्रांसवर्स पे। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग would most greatly increase the activity of an enzyme functioning in the small intestine. Increase in the amount of enzyme. अगर हम एंजाइम की अमाउंट को ही इंक्रीज कर देंगे तो उसकी एक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। आसान सी बात लिखी है। और फिर उसके बाद है बैक्टीरिया विच लिव इन द ह्यूमन बॉडी, उसको कहते हैं एंटीरोकॉक्सस, उसकी टाइप है। फिर उसके बाद लिपिड इमल्सिफिकेशन जो है वो करते हैं बाइल सॉल्ट्स। और एंजाइम पेप्सिन एक्ट्स ऑन प्रोटीन एंड कन्वर्ट इट इनटू पॉलीपेप्टाइड। जिस तरह आपको टेबल बना के भी एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं।